औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी असद अहमद और हम इकोनॉमिक्स बीबीए को डिस्कस कर रहे हैं। आज की डिस्कशन में मैं आगे बढ़ता हूँ। हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं आज। चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका है कंप्लीट और उसकी 5 वीडियोस लगभग मैंने बनाई हैं और वो पांचों की पांचों वीडियोस जो हैं वो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिलेंगी चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट के अंदर। आज मैं चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। ठीक है, पीपीसी भी कहा जाता है इसको, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी पीपीएफ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूँ। देखो, मैं जब ये टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपने पिछले टॉपिक्स जो हैं वो उसके लेक्चर सुन लिए हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए मेरे भाई आप एक चीज जहन में रखिएगा कि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा हुआ है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली वीडियो देख लिया। ठीक है ना? तो आई होप कि आपने वो चीज़ देखी है। अगर नहीं देखी तो पहले जाएं, पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वीडियो वाला देख लें, इसके पीछे वाली जितनी भी वीडियोज है उसको पहले कवर कर लें, फिर यहाँ पर आ जाए। थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है लेकिन बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो इसमें भी परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे आज। अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम समझाना चाहता हूँ। उस डायग्राम के बाद ये जो मैंने आपके सामने एक शेड्यूल रखा है, स्केड्यूल रखा है, ये समझाना चाहता हूँ। फिर जाकर मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कुछ छेड़ूंगा। ठीक है, अच्छा जी, तो शुरू करते हैं भाई आज के डिस्कशन को। आज का डिस्कशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। चलो भाई, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सामने आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये आपको डायग्राम बिल्कुल वैसा दिखेगा जैसा मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर बनाया था। ठीक है, मिस्टर बबलू की एग्जांपल अगर आपको याद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, अगर आपने देखी है तो फिर ये डायग्राम आपके लिए मुश्किल नहीं है, या ये स्केड्यूल भी आपके लिए जाना पहचाना रहेगा। ठीक है, अच्छा, इस डायग्राम में मैंने एक मुल्क को डिस्कस किया है। ठीक है, एक कंट्री है और उस पूरे के पूरे कंट्री के पास जितने भी उसके रिसोर्सेज हैं, जितने भी उसके वसाइल हैं, वो सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके दो चीजें बना रहा है। एक एक्स बना रहा है, एक वाई बना रहा है। ठीक है, अच्छा सर, ये मतलब क्या मुल्क सिर्फ दो ही चीजें बनाएगा? नहीं भाई, मुल्क बहुत सी चीजें और भी बना सकता है, लेकिन इसको समझने के लिए, पीपीएफ को समझने के लिए आपको दो चीजों की जो है वो एग्जांपल लेनी पड़ेगी। तो आप जरा सोचो अपने दिमाग के अंदर कि किसी भी मुल्क के लिए वो कौन सी दो चीजें हैं जो उसके लिए लाजमी है, जरूरी है। भाई पहली चीज आती है आपके आवाम के लिए खाना, फूड। क्योंकि खाना नहीं होगा, वो बेसिक नीड में आ जाते हैं, तो भाई आप जिंदा ही नहीं रह सकते। तो पहले तो ये वाली नीड पूरी कर लो, खाने वाली। तो पहली मैंने चीज रखी फूड। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज मैंने रखी है वेपन। वेपन मैंने क्यों रखा है? आपके मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के लिए डिफेंस सिस्टम भी लाजमी है, ताकि अगर बाहर से कोई मुल्क हमला करता है तो आपके पास एटलीस्ट अपने बचाव के लिए कुछ ऐसी चीजें पड़ी हों जो कि आपके मुल्क को खत्म होने से बचाए। तो दूसरी चीज, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेपन रखे हुए हैं। अब इस मुल्क के पास, कोई भी मुल्क है एक्स वाई जेड, उसके पास दो चीजें आ जाती हैं। एक तो वो खाना बनाएगा, एक तो वो वेपन्स बनाएगा। लेकिन चूंकि इसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जो कि मैंने कहा कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, तो वो अपने पास कुछ कॉम्बिनेशंस चुनेगा कि मैं कितना खाना बनाऊं, कितने यूनिट्स खाने के होने चाहिए और कितने यूनिट्स वेपन्स यानी हथियार के होने चाहिए डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उसके सामने मैंने आपके सामने एक स्केड्यूल बनाया है। सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन ए को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन ए को डिस्कस करता हूँ। कॉम्बिनेशन ए में कहता है कि भाई अगर ये कोई भी खाने का यूनिट नहीं बनाता, मतलब मैं खाने के ऊपर खर्च 1 रुपया भी नहीं करता, और मैं चाहता हूँ मैं सारा का सारा डिफेंस सिस्टम के ऊपर कर दूं, यानी अच्छे से अच्छे हथियार लेकर खरीद के रखूंगा कि अगर कोई बाहर का मुल्क मेरे ऊपर हमला करे तो मैं उससे अपनी जान बचा सकूं। तो मैंने ये उठाया और मैंने कहा कि भाई 110 यूनिट, यहाँ पर मैं बात करूंगा यूनिट की। देखिए 110 हथियार या 110 बंदूकें नहीं है, 110 यूनिट है। अब एक यूनिट में आप लाखों हथियार रख लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे एग्जांपल जो कि आसान से आसान करके समझानी है, तो मैं यूनिट की तरफ चलूंगा कि भाई 110 यूनिट बनाऊंगा। ठीक है, अब आपको इसको 1 1 लाख 10 कर लो, इसके आगे जितने भी जीरो बढ़ाने हैं बढ़ा लो भाई, कोई मसला नहीं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, कोई इशू नहीं। लेकिन एग्जाम्पल को ईजी से ईजी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं आसान से आसान डेटा उठाकर आपको चीजें समझाने की कोशिश करूं। तो भाई अगर मैं कोई भी यूनिट फुट का नहीं बनाता, मैं वेपन्स बनाता हूँ 110 यूनिट्स, तो भाई मेरे पास इस वक्त कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। मैं रीजन बता चुका हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कोई चीज पाने के लिए कोई चीज गवा रहे हो, तो यहाँ पर कोई चीज गवानी नहीं है आपने, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिटेल में डिस्कस हो चुकी है, वहां पर जाकर लेक्चर में जाकर देख लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा,
तो भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस वक्त क्या है, 0 है। जब मैं कॉम्बिनेशन ए से कॉम्बिनेशन बी की तरफ आए, मैं चाहता हूँ कि भाई अब मैं 1 यूनिट फूड का भी बनाऊं, तो फिर क्या मुझे करना पड़ेगा भाई, मेरे पास रिसोर्सेज तो है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेपन्स के ऊपर जितने मैं रिसोर्सेज लगा रहा हूँ, जितने अपने वसाइल लगा रहा हूँ, वहां पर से थोड़ा कम करके मैं खाने के ऊपर लगा लूँ, ताकि जो है वो मेरी दोनों चीजें पूरी हो सकें। तो भाई पहले मैं 110 यूनिट बना पा रहा था, अब मैं 105 यूनिट बना रहा हूँ, तो मैंने कितने यूनिट गवाए, 5 यूनिट गवाए। कितने यूनिट्स के लिए, 1 यूनिट के लिए। तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनी, 5:1। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अक्सर बेशतर आप रेशोज में ही दिखाते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन सी मेरे पास आ गया भाई, अगर मैं 1 यूनिट और बढ़ाता हूँ, यानी 1 से 2 की तरफ चला जाता हूँ, तो मुझे वेपन्स जो है वो 105 से दोबारा कम करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से रिसोर्सेस उठकर इस तरफ चले जाएंगे। तो मेरे पास जो वेपन्स हैं वो यूनिट कम बनेंगे, तो यहाँ पर 95 हो गए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस वक्त कितनी होगी, 105 से 95, तो ये होगी 10, 1 यूनिट के लिए। चलो भाई, फिर एक और इजाफी यूनिट के लिए जब मैं तीसरे यूनिट की तरफ गया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 95 से 80 हो गई, यानी 15 यूनिट मैंने कहा भाई। देखो मैं हर मार्जिनल मार्जिनल यानी इजाफी यूनिट की बात कर रहा हूँ, मार्जिनल भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले डिस्कशन में डिस्कस किया है। देखो इजाफी यूनिट, हर एक इजाफी यूनिट के लिए मैं कितनी चीजें गवा रहा हूँ, कितने यूनिट्स गवा रहा हूँ, वो चीज मैंने यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। 3 से जब मैं 4 की तरफ आया, तो मैं 80 से कम होकर 60 की तरफ आ गया, तो मैंने 20 यूनिट गवाए। फिर 4 से 5 के ऊपर मैं 60 से 35 की तरफ चला गया, यानी 25 यूनिट। और फिर जब मैं 5 से 6 यूनिट बनाऊंगा, तो मेरा एक भी वेपन नहीं बनेगा, और मेरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस पर क्या हो गई, 35 हो गई। अगेन अगेन ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि भाई आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये क्या हो रहा है। अगर मैं कॉम्बिनेशन ए को कंपेयर कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन जी के साथ, तो मैं 6 यूनिट्स के लिए 110 यूनिट गवा रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं ए को बी से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं ए को जी से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं ए को बी से कंपेयर कर रहा हूँ, बी को सी से कंपेयर कर रहा हूँ, सी को डी से कंपेयर कर रहा हूँ, डी को ई से, ई को एफ से, और एफ को जी से कंपेयर कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं हर इजाफी एक यूनिट को कंपेयर कर रहा हूँ, और उसके नतीजे में मिलने वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप आपको इस स्केड्यूल में कोई भी चीज जो है वो तंग नहीं करेगी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसका मैं डायग्राम बनाऊं, तो डायग्राम कैसा बनेगा, नीचे आ जाओ। ये बनेगा इसका डायग्राम। सर ये डायग्राम कैसे आया मेरे भाई, मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली वीडियो में डायग्राम कैसे बनता है वो भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, देखो भाई मैं कहता हूँ कि भाई कॉम्बिनेशन ए सबसे अच्छा। डायग्राम कैसे बनाओगे, सबसे पहले तुम्हें चूज करना पड़ेगा तुम एक्स एक्सिस पे क्या रखोगे, तुम वाई एक्सिस पे क्या रखोगे। मेरे पास मैंने एक्स एक्सिस पे रखा है फूड, और मेरे पास मैंने वाई एक्सिस पे रखा है वेपन। अगर आपने ज्योमेट्री कभी पढ़ी हो या कभी डायग्राम से पाला पढ़ा हो, तो आपके पास एक होता है एक्स, एक होता है वाई। ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर ज्योमेट्री मैंने यहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दी ना मेरे भाई, तो मेरे पास 1 घंटा इसमें ही लग जाएगा कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डायग्राम की बातें, ये वो चीज़ें। लेकिन इतना हमारे पास टाइम है नहीं, तो मैं डायरेक्ट वहीं पर आ जाऊँ। जिसको ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिस्कशन समझना है, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स पड़े होंगे, आप वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पर अज्यूम किया है एक्स क्या अज्यूम किया, फूड, और वाई क्या अज्यूम किया, वेपन। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस के ऊपर आओगे। 0 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 यूनिट्स हैं, देखो 0 से लेकर 6 तक, मैंने 0 से लेकर 6 तक एक बराबर बराबर डिस्टेंस उठाया, और मैंने उसको अलाइन कर दिया एक्स एक्सिस के ऊपर, लिख दिया 0 से लेकर 6 तक। वाई एक्सिस में भी देख लें जरा, 0 से लेकर 110 तक, तो ये देखो 0 से स्टार्ट है, ये 120 तक, ये यहाँ पर 110 खत्म हो रहा है, तो यहाँ तक। मतलब आपने सबसे पहला काम किया, ये सबसे पहला आपने काम ये किया कि आपने कॉम्बिनेशन उठाए और छाप दिए, एक्स वाले एक्स के लाइन में छाप दिए, और वाई वाले वाई की लाइन में छाप दिए। ये काम करने के बाद अब दूसरा काम आप क्या करोगे, आप पॉइंट डिस्कस करोगे। पॉइंट कैसे मिलेंगे, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं ब्लू ब्लू, ये पॉइंट कैसे डिस्कस होंगे ये जरा देख लें। पहले आप उठाओगे कॉम्बिनेशन एक को, आप कहोगे भाई अगर मैं कॉम्बिनेशन एक की तरफ आ गया, तो मैं कोई भी यूनिट एक्स का नहीं बना रहा, तो एक्स कितना, 0, 0 कहाँ पर है एक्स का, यहाँ पर। ठीक है, और वाई कितना, 110, 110 वाई का कहाँ पर है भाई, ये 100 हो गया, ये 100, ये 120 हो गया, इसके बीच में 110, यानी यहाँ पर 110 होगा। ठीक है, आप क्या करो, दोनों को आपस में मिला दो, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। तो 0 ये ऊपर लाइन जा रही है, और ये 110 यहाँ पर आ रहा है, तो ये दोनों जब पॉइंट आपस में मिलेंगे, तो ये आपको यहाँ पर मिल गया आपका पहला पॉइंट। ठीक है, चलो भाई, अब पहला कॉम्बिनेशन खत्म, दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ आओ। अगर मैं एक यूनिट बनाऊंगा, तो 105 यूनिट बीपन के बनेंगे। आ जाओ भाई, ये रहा 1, ये रहा 100, ये रहा 110, इनके बीच में 105, यानी ये यहाँ पर होगा 105। ठीक है, अब इनको आपस में मिलाओ, ये 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा, और 105 है, ये इस तरफ आएगा, और जहां पर ये दोनों आपस में टकराएंगे, वहां पर एक और पॉइंट बन जाएगा। ये लो भाई, ये भी पॉइंट बन गया। ठीक है, फिर आ जाओ कॉम्बिनेशन सी की तरफ, ये रहा कॉम्बिनेशन सी। कहता है जब आप
सी की तरफ आते हो तो आप 2 यूनिट बनाते हो फूड के, और आप 95 यूनिट बनाते हो वेपन्स के। तो आ जाओ भाई, ये दो, ठीक है, ऊपर चले जाओ, बिल्कुल सीधा लेकर चले जाओ, और 100 से और 80 के बीच में यहाँ पर 90, और ये आ गया यहाँ पर 95, ठीक है, 95। तो 95 को मिलाओ 2 के साथ, तो एक और पॉइंट आपको मिल गया, ये देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, डी को उठाओ। जब मैं डी कॉम्बिनेशन में आऊंगा तो मैं 3 यूनिट बनाऊंगा फुट के और 80 यूनिट बनाऊंगा वेपन के। फुट के 3 यूनिट ऊपर चलो, 80 की ये लाइन आ रही है, ये ऊपर चलो, ये यहाँ पर आ गई, ये देखो एक और पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। फिर आप ऊपर आओ, कॉम्बिनेशन ई उठाओ, 4 यूनिट बनाऊंगा फुट के, 60 यूनिट बनाऊंगा वेपन के। नीचे आ जाओ, ये 4, ये 60 बिल्कुल इस लाइन से आ रहा है, तो ये दोनों यहाँ पर आकर मर्ज हो गए, तो ये पॉइंट मिल गया यहाँ पर। इस तरीके से एफ को और जी को भी अलाइन करो भाई, ये 5, 5, और ये 40 से नीचे 30 यहाँ पर, और यहाँ पर ये 35। तो यहाँ पर ये आप इन दोनों को पॉइंट्स को मिलाओ तो एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया हमें। और जब मैं 6 पर आऊंगा तो 0, तो 0 वाई का कहाँ पर है, यहाँ पर, और एक्स का 6 यहाँ पर, दोनों का आपस में मिलाओ, ये वाई का, और एक्स तो वहीं पर ही है, तो ये एक्स का। अब जरा देखो, हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन ए से लेकर जी तक हमें क्या मिला है, हमें कुछ पॉइंट्स मिले हैं, हमें कुछ पॉइंट्स मिले हैं। ये पॉइंट 1 है, दिखाता हूँ, एक सेकंड, कचरा हो गया, अब इसको मिटा दूं जरा, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि कॉम्बिनेशन ए कहाँ पर है, कॉम्बिनेशन बी कहाँ पर है, कॉम्बिनेशन सी कहाँ पर है, और कॉम्बिनेशन डी कहाँ पर है, ई कहाँ पर है, और एफ कहाँ पर है, ठीक है। इसको जरा साफ कर देते हैं पहले, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। चलो भाई, अब आ जाओ। ये आपका पहला कॉम्बिनेशन था जिसको हमने कॉम्बिनेशन ए का नाम दिया। ये हमारा कॉम्बिनेशन बी था, ये कॉम्बिनेशन सी था, ये कॉम्बिनेशन डी था, ये कॉम्बिनेशन ई था, ये एफ था, और ये हमारे पास कॉम्बिनेशन जी था। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन आ गए। अब एक काम करें, इन सारे के सारे कॉम्बिनेशन को आपस में मिलाएं, तो आपको एक लाइन दिखेगी। इसको जब आप मिलाएंगे तो आपको एक लाइन दिखेगी, जो लाइन मुड़ी हुई होगी, जो लाइन ऐसे मुड़ी हुई होगी, ठीक है। अब ये क्यों मुड़ती है, ये आगे चल के डिस्कशन होगा, वहां पर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आई होप कि अगर आपने ये स्केड्यूल समझ लिया और ये डायग्राम समझ लिया, ये डायग्राम कैसे बना, और स्केड्यूल जो कि मैंने अज्यूम किया है, जस्ट ऐसे एक डेटा मैंने रखी है अपनी तरफ से, तो अगर आपने स्केड्यूल समझ लिया और ये डायग्राम समझ लिया है, तो अब आपके लिए पीपीएफ समझना मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने अभी तक ये चीज़ नहीं समझी ना मेरे भाई, तो पहले एक काम करो, पहले एक काम करो, पहले आप जाकर ये समझ लो, मतलब इसी वीडियो को अभी से दोबारा रिवाइज के ऊपर लगाओ और शुरू से देखो, ताकि ये डायग्राम और ये स्केड्यूल तुम्हें समझ में आ जाए। अब मैं आता हूँ नीचे, डिस्कशन, असल जो डिस्कशन है वो यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। कहता है कि भाई, फ्रॉम द अबव स्केड्यूल एंड डायग्राम, अगर हम ऊपर वाले स्केड्यूल को देखें और ऊपर वाले डायग्राम को देखें, तो हम अब कंक्लूड कर सकते हैं कि पीपीएफ क्या है। वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला पॉइंट देखें, ये है डेफिनेशन किसकी, पीपीएफ या पीपीसी की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है इसे। कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ तक की डेफिनेशन होती ना तो भाई कमाल बात हो जाती, पीपीएफ कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे भी डेफिनेशन है, बट ने आकर काम खराब कर दिया। पीपीएफ इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट अ लाइन, एक लाइन है, विच ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स, जो कि हमें ग्राफ के ऊपर दिखा रही होती है, शक्ल के, डायग्राम की शक्ल की तरह से दिखा रही होती है, क्या, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, किसी भी दो चीजों के बीच में, विच अ कंट्री, जो कि एक मुल्क कैन प्रोड्यूस, बना सकता है, बाय एम्प्लॉइंग इट्स resources most efficiently, it's all resources most efficiently। यानी अगर एक मुल्क अपने सारे के सारे वसाइल किन भी दो चीजों के ऊपर लगाए, और मोस्ट एफिशिएंट तरीके से लगाए, मतलब इस तरीके से लगाए कि वो ज्यान ना हो। अब ये ज्यान कैसे होंगे, जरा दिमाग में बात लाइएगा। एक बंदा है, बहुत अच्छा है, होशियार है, ठीक है, मुझे ही समझ लें, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। तो मतलब एक बंदा है, एक होशियार बंदा है, अब वो अपने, उसके दिमाग में एक मतलब अच्छा खासा स्किल छुपा हुआ है, लेबर छुपा हुआ है, ठीक है। अब ये है कि उस बंदे से काम नहीं लिया जा रहा, तो उस बंदे का स्किल वेस्ट हो रहा है, तो ये क्या एफिशिएंट तरीका हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई एक बंदा बिना कोई रिसोर्स वेस्ट किए अपने सारे के सारे रिसोर्स लगा रहा है किसी भी दो चीजों के ऊपर, कोई भी मुल्क, तो आपको एक लाइन दिखेगी, ये देखो जरा इस डायग्राम में, ये तो तुम्हें लाइन दिख रही है रेड, अगर तुम देखोगे ना तो ये तुम्हें एक लाइन दिख रही है जो कि मोड़ खा रही है। तो पीपीएफ क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, एक लाइन है, ये लाइन ही पीपीएफ है, जो क्या दिखा रही है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ए दिखाएगी, कॉम्बिनेशन बी दिखा रही है, कॉम्बिनेशन सी दिखा रही है, कॉम्बिनेशन डी दिखा रही है, कॉम्बिनेशन ई दिखा रही है, एफ दिखा रही है, जी दिखा रही है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा रही है, किस चीज की, दो गुड्स की। दो गुड्स कौन सी थी, एक फूड थी हमारे पास और एक वेपन थी, यहाँ पर कोई भी दो और भी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं। Which country can produce by employing all its resources
एफिशिएंटली, यानी कि अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करके जो वो कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो क्या क्या बना सकता है कि मैं सारे के सारे अपने रिसोर्सेज वेपन के ऊपर लगा दूं तो मैं 110 यूनिट बनाऊंगा, सारे के सारे अपने फूड के ऊपर लगा दूं तो 6 यूनिट बनाऊंगा। या अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब कुछ वो बनाऊं और कुछ वो बनाऊं, तो कुछ और कॉम्बिनेशंस भी मेरे सामने आके बी से लेकर एफ तक, मतलब कुछ हमारे पास यूनिट फूड के बनेंगे, कुछ हमारे पास यूनिट वेपन के बनेंगे। अब ये कंट्री कैसे डिसाइड करेगा कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए? अगर भाई अगर उसके मुल्क यानी उसके जो अड़ोस पड़ोस है वहां पर दुश्मनी ज्यादा है तो वेपन के ऊपर ज्यादा खर्च करो, फूड के ऊपर कम खर्च करो। लेकिन अगर दुश्मनी बिल्कुल कम है, पुरअमन इलाका है, तो फुट की यूनिट ज्यादा इस्तेमाल करो और वो कम खर्च करो। ठीक है। बहरहाल वो कंपनी, वो जो मुल्क है, कंट्री है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही डिसाइड कर लेगा। हमको सिर्फ क्या समझना है कि पीपीएफ कुछ भी नहीं है, एक लाइन है जो हमें दिखाती है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन ए से लेकर जी तक हमारे केस में है। ठीक है। और ये हमें बताता है कि भाई हम एक मुल्क है जिसने अपने सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे के सारे रिसोर्सेज मोस्ट एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किए हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 2 पढ़ो। कहता है all the points on the curve represent efficient use of resources, that is point A to G in the diagram। भाई जो भी कर्व, कर्व यानी कि हम इस मोड़ को, ये मुड़ाव जो है ना, ये मुड़ाव, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे एफिशिएंट यूज है। चाहे आप ए को उठाओ, वो भी सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका है अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का, चाहे जी को उठाओ वो भी सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका है, चाहे सी को उठाओ वो भी सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। फर्क सिर्फ क्या है, एक में फुट ज्यादा बन रहा है, एक में वेपन ज्यादा बन रहा है, एक में दोनों बराबर बराबर बन रहे हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है। तो भाई जो भी कर्व के ऊपर पॉइंट्स है ना, वो सारे के सारे, जो कि हमारे केस में ए से लेकर जी तक है, वो सारे के सारे क्या है, एफिशिएंट इस्तेमाल है रिसोर्सेज का। आगे कहता है ऑल द पॉइंट अबव द कर्व इज अनअटेनेबल अनलेस इंक्रीज इन रिसोर्सेज, दैट इज डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सर ये क्या बात हुई? अगेन पेन को इस्तेमाल कर लेता हूं मैं। कहता है भाई देखो, एक तो हमारे पास कॉम्बिनेशन दिख रहा है जो कि हमें यहाँ से ए से लेकर के जी तक दिखा, ये तो एफिशिएंट यूज है, हम मानते हैं। कुछ पॉइंट इस कर्व के ऊपर भी तो होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ 100 यूनिट बनाना किसके, अगर मैं चाहता हूँ 100 यूनिट बनाऊं किसके, वेपन के, और मैं चाहता हूँ कि मैं 4.5 यूनिट बनाऊं किसके, फूड के। ठीक है। तो फिर क्या मेरे पास बनता, मैं 4.5 इसको ऊपर लेकर जाता, और ये 100 की जो लाइन आ रही है इसको यहाँ से लेकर आता, ये दोनों आपस में जब टकराते तो एक और पॉइंट हमें मिलता। अच्छा ये मैं चाह रहा हूँ, ये भी होगा नहीं, ये मैं चाह रहा हूँ। तो ये एक और पॉइंट हमारे सामने बन गया। ठीक है। ये एक और पॉइंट हमारे सामने बन गया। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पॉइंट एच। कहता है कि इस कर्व के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस मोड़ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो अनअटेनेबल होंगे, मतलब वो एक मुल्क प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए। उसके पास रिसोर्सेज में रहते हुए जो चीज वो बना सकता है वो इसी लाइन में आपको मिल जाएगी, इसके अलावा आपको वो नहीं मिलेगी। ठीक है भाई। तो भाई ये जो पॉइंट है वो अनअटेनेबल है। क्या ये पॉइंट अटेन हो सकता है, यानी कि हमारा जो कर्व है ये ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट करके इसको समेट सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल समेट सकता है। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको थोड़ी सी तरक्की करनी पड़ेगी। कौन सी तरक्की करनी पड़ेगी, कैसे तरक्की करनी पड़ेगी, नीचे लिखा हुआ है, देख लें जरा, देख लें जरा। कहता है ऑल द पॉइंट्स अबव द कर्व इज अनअटेनेबल, यानी कि पॉइंट एच जो इस कर्व के ऊपर पॉइंट होगा वो अनअटेनेबल होगा, वो कोई मुल्क नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? ड्यू टू स्कार्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कम है। अनलेस, हाँ, अगर आप रिसोर्सेज को बढ़ाते हो तो फिर आप अपना कर्व ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। सर रिसोर्सेज कैसे बढ़ेंगे? भाई रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। भाई आप लैंड, या लैंड क्या होती है, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढें, उनको डिस्कवर करें। जितने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज, जितनी ज्यादा लैंड को डिस्कवर करके इस्तेमाल करेंगे, आपका वो जो पॉइंट है, आपका पीपीएफ है, वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर नीचे आ जाओ। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी कैपिटल में इंप्रूवमेंट लाओ। कैपिटल क्या कहते हैं, मैन मेड थिंग्स, टेक्नोलॉजी भी मैन मेड ही होती है। तो भाई टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करो तो भी आपका जो ये पीपीएफ का कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर से शिफ्ट होकर एच को कवर कर लेगा। फिर कहता है इंक्रीज इन लेबर फोर्स, लेबर फोर्स को इंक्रीज करो। तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर। ठीक है। नहीं पढ़ा तो चैप्टर नंबर 1 में जाओ, वीडियो नंबर 2 देखो, वहां से पता चल जाएगा। ठीक है भाई। तो जो है वो लेबर भी है, तो लेबर को इंक्रीज करो, प्रोटेक्शन पॉसिबिलिटी शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, एच को कवर कर लेगा। तो भाई पॉइंट नंबर 3 ने हमें क्या बताया कि अगर जो पॉइंट इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जाएगा वो हमेशा अनअटेनेबल होगा, उसको कभी भी आप अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हमें वैसे ही पता है रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं, कम होते हैं। नीचे आ जाओ। कहता है कि ऑल पॉइंट्स बिलो द कर्व, भाई कुछ पॉइंट्स कर्व के नीचे भी तो होंगे ना। ऑल पॉइंट्स बिलो द कर्व इज अटेनेबल बट शोज इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। भाई एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। मैं चाहता हूं 2 यूनिट बनाना और साथ में 60 यूनिट
वेपन के बनाना। तो मेरे पास एक पॉइंट ये आ गया, मान लेते हैं ये पॉइंट मैं बना लेता हूँ जेड। अब जरा जेड पॉइंट को देखो। जेड पॉइंट कहता है कि भाई मैं 60 यूनिट बनाना चाहता हूँ वेपन के और 2 यूनिट बनाना चाहता हूँ फूड के। भाई ये एफिशिएंट इनएफिशिएंट यूज है। अटेंड हो सकते हैं क्योंकि कर्व के नीचे है, अटेंड हो सकता है अभी भी मैं ये बना सकता हूँ, लेकिन मेरे रिसोर्सेज खामखा वेस्ट हो रहे हैं। जरा देखो, मैं 2 यूनिट बनाकर साथ ही साथ में कितने यूनिट बना पा रहा हूँ, 95 बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं बना कितने रहा हूँ, 60 बना रहा हूँ। तो मैं जब मैं बना सकता हूँ 95, तो मैं 60 क्यों बना रहा हूँ? मतलब इनएफिशिएंट हुआ ना, मतलब मेरे रिसोर्सेज वेस्ट हो गए ना, बाकी मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो मतलब रिसोर्सेज वेस्ट हो गए। तो मतलब ये आप बना सकते हो, अटेंड है, अटेंड कर सकते हो, अटेनेबल है, लेकिन क्या है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, यानी रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, चलो भाई नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको। कहता है कि पीपीएफ क्या बताता है, अच्छा पीपीएफ का फायदा क्या, पीपीएफ पढ़ा क्यों? कहता है पीपीएफ इलस्ट्रेट, पीपीएफ हमें बताता है, इलस्ट्रेट करता है थ्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पहला, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यही तो पढ़ रहे हो भाई, रिसोर्सेज क्या है, कम है, तभी तो एच को अटेंड ही नहीं कर पा रहे ना। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक चीज को हासिल करने के लिए दूसरी चीज को क्या कर रहे हो, गवा रहे हो, इसको जरा देख लो। एक यूनिट बढ़ा रहे हो तो 110 से 105 में आ गए, 5 यूनिट गवा दिए। एक से दूसरे पर आ गए तो 95 हो गए, 10 यूनिट गवा दिए। 2 से 3 पर आ गए तो 80 हो गए, 15 यूनिट गवा दिए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमें बताएगा, तो ये भी कॉन्सेप्ट हमें बताता है। दूसरा पढ़ लो, चॉइसेस आर अवेलेबल, हमारे पास क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल, हम क्या क्या बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन ए अगर होगा तो 0 फुट, 110 यूनिट वेपन के। कॉम्बिनेशन सी की तरफ आओगे तो 2 यूनिट फुट के, 95 यूनिट वेपन के। तो मतलब हमें क्या बता रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है, चॉइसेस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है वो बताता है। और आखिरी, इट इज आल्सो सेटिस्फाई रेशनल बिहेवियर, रेशनल बिहेवियर हम कहते हैं कि भाई हम हमेशा उस पॉइंट को प्रेफर करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब वो किसी मुल्क के लिए क्या होगा, वो मुल्क खुद डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर खतरा ज्यादा है जंग का, तो वहां पर वो वेपन के ऊपर ज्यादा इस्तेमाल करेगा। जहाँ पर खतरा कम है, भूख से निढाल लोग ज्यादा हैं, तो वो क्या करेगा, फूड के ऊपर ज्यादा खर्च करेगा। तो ये थे भाई पीपीएफ के कॉन्सेप्ट जो कि इलस्ट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, एक मतलब फिर आप इसको देख लें, ये था हमारे पास स्केजुअल, ये था हमारे पास डायग्राम, और ये थी इस डायग्राम और स्केजुअल की पूरी डिटेल। ठीक है, अब आपकी बुक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देख लो, ये आपका टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने इस वजह से डिटेल में नहीं आज छेड़ा क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। अगेन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसे कहते हैं जो चीज़ आप किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए गवाते हो। अभी आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हो, पढ़ने के लिए जाते हो मेरे भाई। ठीक है, लेकिन कुछ लोग वहां पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं जाते, टाइम पास के लिए जाते हैं, तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, उनका फ्यूचर, उनकी पढ़ाई। लेकिन जो बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, यूनिवर्सिटी का मजा। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई भाई, जो चीज़ आप गवाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लो, ये मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियो नंबर 5 चैप्टर नंबर 1। ये रहा आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यहाँ पर इसने दो चीज़ें को आपस में कंपेयर किया है। अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करवाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसने क्या, एक कोला, कोका कोला, कोई भी मशरूबात है उसको, और पिज्ज़ा को आपस में क्या करवाया है, कंपेयर करवा रहा है। ये एक लाइन उसको दिखी है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एफिशिएंट होंगे, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो अनअटेनेबल होंगे, अटेंड नहीं कर पाओगे, रिसोर्सेज स्कैर्स हैं। और इस लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट जेड हो गया, वो अटेनेबल तो है लेकिन रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज है। तो ये आपके बुक का टॉपिक है। मेरे पास तो ये पेज नंबर जो है वो शो हो रहा है 30, आप देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 2 है, उसका पहला पहला टॉपिक पीपीएफ है। ठीक है, एक चीज और, जरा एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। ओके भाई, ये देख लें, ये आपके पास जो आपकी मैम है उनकी स्लाइड है, वहां से भी देख लेते हैं। इस चीज को कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ इज बाउंड्री। ये एक बाउंड्री है, एक लाइन है जो हमें दिखाती है कौन सी चीज अटेनेबल है, कौन सी चीज अनअटेनेबल है, हम क्या चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अटेनेबल प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं और अनअटेनेबल प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारे केस में अगर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, जरा देख लो, अटेनेबल आ गई ये, ठीक है, ए से लेकर जी तक। फिर अटेनेबल में भी दो चीजें हैं, एक वो जो कि एफिशिएंट यूज है, एक वो जेड जो कि इनएफिशिएंट यूज है। फिर एक है अनअटेनेबल, जैसे यहाँ पर पॉइंट एच है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाओ, देख लो, कहता है पॉइंट ऑन पीपीएफ इनसाइड इज अटेनेबल, जो पीपीएफ के ऊपर और उसके नीचे जितने भी अटेनेबल होते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाए, पीपीएफ के ऊपर यानी ये पॉइंट ए से लेकर जी तक, और उसके नीचे यानी पॉइंट जेड तक, ये सारे के सारे अनअटेनेबल, सॉरी अटेनेबल होते हैं। ठीक है, और फिर कहता है कि भाई पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ इज अनअटेनेबल, पॉइंट पीपीएफ के जो ऊपर है उसके बाहर जो है वो अनअटेनेबल है, उसको अटेंड नहीं कर सकते आप, जैसे यहाँ पर हमारे पास पॉइंट एच था। फिर थोड़ा और नीचे आ जाए, कहता है कि देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। यानी आप लाजमी नहीं कि अटेनेबल है तो भाई मतलब सारे के सारे फायदेमंद है, एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी भी जो है वो भी डिपेंड करती है, जैसे कि
पॉइंट्स ऑन पीपीएफ आर टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट एंड पॉइंट्स इनसाइड आर इनएफिशिएंट। तो जो पॉइंट्स पीपीएफ के ऊपर हैं ये सारे के सारे एफिशिएंट हैं, टेक्नोलॉजी वाइज एफिशिएंट है। हमने अपनी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया, हमने अपने लेबर का सही इस्तेमाल किया, हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया, किसी रिसोर्स को वेस्ट नहीं होने दिया। ठीक है, तो ये हो गए क्या एफिशिएंट यूज। और जो जेड है वो इनएफिशिएंट यूज हो गया ऑटोमेटिकली, जो इनसाइड होंगे वो इनएफिशिएंट यूज हो। देख लें इकोनॉमी efficiency means that not only the output makes technologically efficient but also consumers prefer the goods and services in the combination। चलो भाई, आई होप कि ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि मैंने आपके बुक से भी दिखा दिया, आपको खुद से भी पढ़ा दिया और आपको आपकी मैम की स्लाइड से भी दिखा दिया। आई होप कि इसमें कोई भी सवाल नहीं रहा होगा। हाँ, अगर अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में, अगेन मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि मैंने अच्छा क्लियर किया होगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद। अच्छा, एक चीज सॉरी भूल गया मैं, वो भी बता देता हूँ, फिर मैं इसको एंड कर देता हूँ। देख लें जरा, आपके पास एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि सर ये जो कर्व है वो ऐसे मुड़ा हुआ ऐसे क्यों है। मैंने कहा ये हमेशा आप जहां पर भी दिखेगा ना वो ऐसे दिखेगा, यानी यूं जाएगा बाहर की तरफ से मोड़ खाएगा फिर अंदर की तरफ घुसेगा। सर ये ऐसे भी तो बन सकता था ना, यानी यूं आए अंदर की तरफ मुड़े और फिर बाहर की तरफ जाए। ऐसे क्या हो सकता है कभी पॉसिबल कि भाई पीपीएफ का कर्व ऐसे बने? जवाब है नहीं, ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा पॉसिबल पीपीएफ हमेशा यूं ही आपको देखेगा। सर इसका रीजन क्या है, ये रीजन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि इसका रीजन ये है कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो, इंक्रीजिंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहले 5 थी, फिर 10 हुई, फिर 15 हुई, फिर 20 हुई, फिर 25 हुई, फिर 30 हुई। तो जब भी ये क्या है, इसका मुड़ाव कुछ इस तरीके से है। हाँ, अगर पहले 5 होती, फिर 4 होती, फिर 2 होती, फिर 3 होती, फिर 1 होती, तो फिर ये कैसे मुड़ता? ये अंदर के जाने से मुड़ता। ठीक है ना? तो सर ये अब सवाल, सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों इंक्रीज होती है? तो भाई ये भी इसका जवाब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो उसका इंतजार करिएगा। ठीक है, आज की वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है, तो अगेन बस अभी फाइनल खत्म। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज और दुआ में याद।